Our next topic is propagation of electromagnetic wave, types of wave propagation. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो प्रोपेगेट होती है स्पेस से, स्पेस में या एयर मीडियम में, तो उसका कौन से टाइप्स रहते हैं वेव प्रोपेगेशन के। प्रोपेगेशन तो आपको समझ में आएगा, प्रोपेगेशन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एयर या स्पेस में से ट्रेवल होना, उसको प्रोपेगेशन बोलते हैं। वंस द सिग्नल लीव्स द एंटेना, अभी एंटेना से सिग्नल जब एंटेना को छोड़ता है, व्हेन एंटेना सिग्नल लीव्स द एंटेना दैट इज रेडिएटेड, इट कैन टेक एनी ऑफ द फॉलोइंग थ्री रूट्स। वो क्या करता है, जो नीचे दिए हुए रूट है वो कौन से तीन में से कौन से भी एक रूट को चूज करता है। द टाइप ऑफ प्रोपेगेशन इज डिसाइडेड बाय द रूट टेकन बाय द सिग्नल टू रीच द रिसीवर फ्रॉम द ट्रांसमीटर। ओके, अब ये जो प्रोपेगेशन के टाइप है, टाइप ऑफ वेव प्रोपेगेशन, ये कैसे डिसाइड होते हैं कि वो सिग्नल ने कौन सा रूट एडॉप्ट किया ट्रांसमिट होने के लिए। ओके, तो देखो हम देखेंगे ये डायग्राम, दिस इज द डायग्राम ऑफ रिलेशन बिटवीन द टाइप ऑफ प्रोपेगेशन एंड फ्रीक्वेंसी। देखो ये 30 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, 30 किलो हर्ट्ज से 3 मेगा हर्ट्ज, ये जो रेंज है फ्रीक्वेंसी की, उसको बोलते हैं ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। क्या बोलते हैं उसको? ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। और इट इज यूज्ड फॉर मीडियम वेव बैंड इन रेडियो, जिसको मीडियम वेव बैंड बोलते हैं। ठीक है, 30 किलो हर्ट्ज से 3 मेगा हर्ट्ज के बीच में जो प्रोपेगेशन होता है उसको ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन बोलते हैं। ये नेक्स्ट 3 मेगा हर्ट्ज से 30 मेगा हर्ट्ज तक जो प्रोपेगेशन होता है उसको स्काई वेव प्रोपेगेशन बोलते हैं, यूज्ड फॉर शॉर्ट वेव बैंड इन रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। शॉर्ट वेव ट्रांसमिशन के लिए उसको यूज करते हैं, शॉर्ट वेव बैंड। और नेक्स्ट है अबो 30 मेगा हर्ट्ज, 30 मेगा हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी अगर है तो उसे बोलते हैं स्पेस वेव और लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन। और ये किस में यूज किया जाता है? इट इज यूज फॉर टीवी एंड एफएम ट्रांसमिशन। जो टेलीविजन रहता है या एफएम रेडियो रहता है उसके ट्रांसमिशन के लिए उसे यूज किया जाता है। सो दीज आर द थ्री regions of frequency in which the signal can propagate. Okay, 30 to 3 megahertz उसको बोलते हैं ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, 3 megahertz to 30 megahertz that is called as sky wave propagation, and above 30 megahertz is called as space wave or line of sight propagation. So first हम देखेंगे ground wave propagation. The three basic paths that a radio can take along the surface of the earth, अर्थ के सरफेस के अलोंग, दैट इज ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। जो ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन मैंने आपको अभी बताया वो कैसे ट्रैवल होता है। ग्राउंड वेव क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि वो अर्थ के सरफेस के नजदीक होता है, इसलिए उसको ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन बोलते हैं। मतलब वो ग्राउंड पे बाउंस होके ट्रैवल होता है अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस के अलोंग वो ट्रैवल होता है, इसलिए उसको ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज अप टू द लेयर कॉल्ड एज आयनोस्फीयर एंड बैक स्काई वेव प्रोपेगेशन। अभी आयनोस्फीयर जो लेयर रहती है, एटमोस्फेयर के डिफरेंट लेयर रहते हैं। हमारा जो एटमोस्फेयर रहता है उसमें क्या रहते हैं? डिफरेंट लेयर रहते हैं। मतलब कहीं पे एटमोस्फेयर डेंस रहता है, कहीं पे रेयर रहता है, ज्यादा डेंस नहीं रहता। किस एटमोस्फेयर के कुछ लेयर में ज्यादा कोई अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, कुछ पार्ट में एयर के अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं। उसके हिसाब से उसके क्या है, जो डिफरेंट लेयर होते हैं, फॉर्म होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। थर्ड है फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर इन स्ट्रेट लाइन। डायरेक्टली ट्रांसमिटिंग एंटेना से रिसीविंग एंटेना को सिग्नल ट्रैवल हो रहा है, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन, स्ट्रेट ट्रैवल होता है वो, और उसको स्पेसियो प्रोपेगेशन भी बोलते हैं। सपोज एक सैटेलाइट है, एक सैटेलाइट दूसरे सैटेलाइट को सिग्नल ट्रैवल कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है। तो सैटेलाइट ऑलरेडी आपको मालूम है कि 36,000 किलोमीटर ऊपर रहता है। सैटेलाइट जनरली जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट रहता है वो 36,000 किलोमीटर दूर रहता है अर्थ सरफेस से। और सपोज ये इंडिया का सैटेलाइट है और उधर कोई रशिया का सैटेलाइट है फॉर एग्जांपल, तो रशिया का सैटेलाइट भी 36,000 किलोमीटर ऊपर होगा। तो इंडिया का सैटेलाइट अगर रशिया के सैटेलाइट को डायरेक्टली सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है तो वो होगा लाइन ऑफ साइट, एक ही लाइन में ट्रांसमिट हो रहा है वो, तो उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन। और वो कहाँ से हो रहा है? ट्रैवल या प्रोपेगेशन स्पेस में से, इसलिए उसको स्पेस प्रोपेगेशन बोलते हैं।
डायरेक्ट ट्रांसमीटर से रिसीवर में सिग्नल एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल हो रहा है, इट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन. द पाथ टेकन बाय रेडियो सिग्नल डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स इंक्लूडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल, एटमॉस्फेरिक कंडीशन एंड द टाइम ऑफ डे. मतलब जो पाथ है, कौन सा पाथ सिग्नल लेगा ट्रैवल होने के लिए. सपोज ट्रांसमीटर से सिग्नल को रिसीवर तक ट्रांसमिट होना है, ट्रैवल होना है, प्रोपेगेट होना है, तो सिग्नल कौन सा पाथ लेगा वो डिपेंड करता है कौन से फैक्टर पे, कि उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी है, बाद में एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी है, क्लाउडी एटमॉस्फेयर है, क्लियर एटमॉस्फेयर है, या रेन चालू है, या समर है, या रात है या दिन है, एंड टाइम ऑफ द डे, मतलब रात है या दिन है या दोपहर है शाम है, उस टाइम के हिसाब से भी वो डिपेंड होता है, डिपेंड करता है कि वो सिग्नल कौन सा पाथ फॉलो करेगा. अब जैसे हमें सपोज औरंगाबाद से मुंबई जाना है, तो डिपेंड करता है कि हमारा जो नेचर ऑफ वर्क है वो कौन सा है. ठीक है, हमें अगर सपोज जल्दी जाना है तो वी विल अडॉप्ट प्लेन, हम एयर से जाएंगे, प्लेन से जाएंगे. अगर नहीं तो हम ट्रेन से भी जा सकते हैं, नहीं तो हम बस से भी जा सकते हैं, नहीं तो हम हमारे प्राइवेट कार से भी जा सकते हैं. तो देयर आर डिफरेंट मोड्स, हम कौन से भी मोड से जा सकते हैं. ठीक है, तो डिपेंड्स करता है कि हमारा नेचर ऑफ वर्क कैसा है. बट सिमिलरली यहाँ पे सिग्नल कौन से पाथ से ट्रांसमीटर से रिसीवर तक जाएगा, वो ये डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी है, और कौन सा टाइम है अभी दिन का, उसके हिसाब से वो पाथ चूज करेंगे. द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइप ऑफ प्रोपेगेशन इज शोन इन फिगर 6.4.1. ये जो फिगर है फ्रीक्वेंसी और पाथ. ओके, फर्स्ट देखेंगे हम अभी ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन. देखो ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन में अब ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ पे एंटेना है, और एंटेना क्या हो रहा है अभी, ये सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है. तो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कम होने के कारण वो सिग्नल क्या होता है, वेवलेंथ उसकी ज्यादा रहती है. फ्रीक्वेंसी कम है मतलब वेवलेंथ ज्यादा रहती है. अब एंटेना की हाइट अगर λ/4 है, तो क्या होता है, वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण ये वेवलेंथ यहाँ पे अर्थ पे रिफ्लेक्ट होती है और ये ऐसी बाउंस बैक होकर ट्रेवल होती है. सो वो कंटिन्यूसली ग्राउंड विथ रेफरेंस टू ग्राउंड वो ट्रेवल होती है. देखो द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन आर एज फॉलोज. द ग्राउंड और सरफेस वेव लीव्स द एंटेना एंड रिमेन क्लोज टू अर्थ. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो क्या करती है, एंटेना को छूटती है, एस्केप होती है एंटेना से, और अर्थ के क्लोज रहती है. The ground wave will actually follow the curvature of the earth and therefore can travel distance beyond the horizon. वो अर्थ को क्या होती है, कर्वेचर ऑफ अर्थ को फॉलो करती है, ऐसे अर्थ की कर्वेचर को फॉलो करती है और कितनी भी दूर तक ट्रैवल हो सकती है, बियॉन्ड द होरिझॉन. म्हणजे क्षितिजा पलीकडे म्हणतो आपण त्याला, बियॉन्ड द होरिझॉन म्हणजे क्षितिजा पलीकडे. द ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एट लो एंड मीडियम फ्रीक्वेंसी रेंज. अगर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी लो या मीडियम रेंज में है, मतलब कुछ किलो हर्ट्ज में है, तो ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन क्या रहता है, स्ट्रॉन्गेस्ट रहता है. ओके, तो ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन के लिए लो या मीडियम रेंज की फ्रीक्वेंसी ही ज्यादा बेनिफिशियल है. द ग्राउंड वेव इज द पाथ चोजन बाय द सिग्नल व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज बिटवीन 30 किलोहर्ट्ज टू 3 मेगाहर्ट्ज. ये रेंज में अगर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल की फ्रीक्वेंसी रेंज है तो वो चूज किया जाता है ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन के लिए. द ग्राउंड वेव मस्ट बी वर्टिकली पोलराइज. ये ग्राउंड वेव कैसी पोलराइज होना चाहिए, वर्टिकली. वर्टिकली पोलराइज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट क्या होना चाहिए, अर्थ के सरफेस को ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर होना चाहिए, टू प्रिवेंट द शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट. द electromagnetic wave are said to be vertically polarized if all its electrical intensity vectors are vertical. ऑलरेडी मैंने आपको बताया ये, या प्रीवियस हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा. द EM वेव शोन इन द फिगर इज वर्टिकली पोलराइज. अब ये जो EM वेव दिखाई यहाँ पे, ये क्या है, 7.2.1 में है वो वर्टिकली पोलराइज, वो एंटेना चैप्टर में है. नेक्स्ट, अटेन्यूएशन ऑफ द ग्राउंड वेव्स. अब ये जो ग्राउंड वेव है, ग्राउंड वेव का अटेन्यूएशन होता है. अटेन्यूएशन होना मतलब क्या, वो वेव का वो अटेन्यूएट होती है, मतलब वो सपोज उसको वीक वीक होती है. ओके, अटेन्यूएट होती है मतलब वीक होती है. वो कैसे होती है, ग्राउंड वेव्स
गेट अटेन्यूएटेड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। कौन से रीजन है जिस रीजन की वजह से ग्राउंड वेव क्या होती है, अटेन्यूएट होती है, मतलब डिग्रेडेशन होता है उसका, वीक होती है, कम कम होती जाती है, उसमें नॉइस ऐड होता है, उसको बोलते हैं अटेन्यूएशन। तो व्हाइल पासिंग ओवर द अर्थ सरफेस the ground wave reduce some current induce some current into it, thus they lose some energy due to absorption। अब क्या होता है जब वो अर्थ पे बाउंस बैक होकर ट्रेवल होती है ग्राउंड वेव, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब क्या रहता है कि वोल्टेज रहता है। तो जब वो अर्थ के कांटेक्ट में आती है तब वो अर्थ में कुछ करंट इंड्यूस करती है, और उस करंट इंड्यूस करने की वजह से क्या होता है, कुछ एनर्जी यहाँ पे लॉस होती है। लॉस होती है मतलब वो अर्थ उसको एब्जॉर्व कर लेता है, तो उसकी वजह से फिर वो वेव का क्या होता है, अटेन्यूएशन होता है, मतलब वो वीक होती है, कम होता है, उसकी स्ट्रेंथ कम होती है। ड्यू टू डिफ्रैक्शन ऑफ वेव फ्रंट will gradually tilt over the or as shown in figure below, the angle of tilt goes on increasing as the ground wave progress over the surface of the earth, eventually the wave lies down and dies। अब देखो क्या होता है, सपोज यहाँ से वेव हमने ट्रेवल किया, ट्रांसमिट किया, ये पोजीशन ऑफ ट्रांसमीटर है, ये अर्थ सर्कुलर रहती है, आपको मालूम है, स्पेरिकल है। तो जब ये वेव ट्रेवल होंगी तो ऑब्वियसली जो एंगल ऑफ टिल्ट रहता है उसका, वो क्या होगा, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, और बढ़ते जाने की वजह से क्या होगा, वो एक पॉइंट आएगा वहां पे वो पैरेलल होते जाएंगे अर्थ को, और अर्थ को जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होती जाएंगी वो अर्थ के साथ शॉर्ट होंगी, और पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड फिर वेनिश हो जाएंगी, पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेनिश हो जाएंगी। ओके, सो दीज आर द टू रीजंस विच अटेन्यूएट्स द ग्राउंड वेव। ठीक है, यहाँ पे देखो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, अर्थ स्पेरिकल होने के कारण वो टिल्ट होती जाएंगी, एंगल ऑफ टिल्ट बढ़ते जाएगा, द इंक्रीज इन द एंगल ऑफ टिल्ट, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऐसी है। तो अर्थ स्पेरिकल होने के कारण वो यहाँ पे भले ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है अर्थ सरफेस को, पर जैसे जैसे वो वेव ट्रेवल करती जाएंगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, अर्थ को धीरे धीरे वो उसका एंगल बढ़ते जाएगा, फिर वो पैरेलल हो जाएंगी, और उसका जो पैरेलल होने के कारण वो अर्थ को शॉर्ट हो जाएंगी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वहां पे वेनिश हो जाएंगी, टोटली वेनिश हो जाएंगी। ठीक है, द डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सरफेस, सरफेस कौन सा है उस पर वो डिस्टेंस डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन ऑफ द ट्रांसमिटेड पावर, मतलब अगर बीच में कोई जमीन है, समंदर है, तो समंदर में अलग उसका अटेन्यूएशन होगा, या जमीन रहेंगी फ्लोर, उस पे अलग उसका अटेन्यूएशन होगा, तो डिपेंड करता है कि टाइप्स ऑफ सरफेस कौन सा है। द टिल्ट एंगल इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, जैसे जैसे हम अगर फ्रीक्वेंसी हमने बढ़ाई तो टिल्ट एंगल क्या होता है, इंक्रीज होता है। हेंस puts a limitation on the range of transmission if the transmission takes place near the top of the medium frequency range near 3 megahertz। देखो टिल्ट एंगल क्या होता है, जैसे फ्रीक्वेंसी अगर हमने सिग्नल की बढ़ाई तो टिल्ट एंगल बढ़ता है, तो टिल्ट एंगल बढ़ने के कारण फिर रेंज ऑफ ट्रांसमिशन में लिमिटेशंस आते हैं। इफ द ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस नियर द टॉप ऑफ द मीडियम फ्रीक्वेंसी के टॉप में, मतलब 3 मेगाहर्ट्ज के आसपास अगर हमने फ्रीक्वेंसी रखी सिग्नल की, तो ज्यादा अटेन्यूएशन होता है, मतलब सिग्नल ज्यादा वीक होते जाता है। ओके, द नेक्स्ट इज द ग्राउंड वेव आर यूज फॉर मीडियम बैंड ट्रांसमिशन। मीडियम वेव बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी एक्सटेंड अप टू 3 मेगाहर्ट्ज, ऑलरेडी हमने देखा कि ये मीडियम वेव का बैंड 30 मेगाहर्ट्ज टू 3 मेगाहर्ट्ज तक है, 30 किलोहर्ट्ज टू 3 मेगाहर्ट्ज। दिस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इज नॉट सुटेबल फॉर स्काई वेव और स्पेस वेव प्रोपेगेशन, ये उसे हम स्काई वेव या स्पेस वेव के लिए यूज नहीं करते, ग्राउंड वेव के लिए यूज करते हैं। इन ग्राउंड वेव द tilt angle increases with increase in frequency and puts the limit on the maximum frequency as 3 megahertz। ऑलरेडी ये डिस्कस किया हमने कि क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से टिल्ट एंगल बढ़ता है, टिल्ट एंगल बढ़ने से एटेन्यूएशन भी बढ़ता है, मतलब सिग्नल जल्दी जल्दी वीक होती जाती है। ड्यू टू ऑल दीज रीजंस ग्राउंड वेव बिकम्स एन आइडियल चॉइस फॉर द मीडियम वेव बैंड ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो रिसीवर। तो इसकी इस रीजन की वजह से फिर मीडियम वेव क्या है, एक आइडियल वेव है ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन के लिए, क्योंकि ज्यादा मीडियम वेव से ज्यादा अगर फ्रीक्वेंसी बढ़े तो फिर एंगल ऑफ टिल्ट बढ़ता है और अटेन्यूएशन बढ़ता है। इसलिए हम क्या करेंगे, जो अगर सपोज हमें ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन करना है तो मीडियम वेव से कम ही हम
सिग्नल की फ्रीक्वेंसी रखेंगे. इंक्रीज इन द ट्रांसमिटेड पावर डज नॉट हेल्प इन द रेंज ऑफ these frequencies. Increasing the transmitted power does not help in increasing range of these frequencies. This is the reason why ground wave propagation cannot practically use above 3 megahertz. ओके, पावर बढ़ाने से भी कुछ फायदा नहीं है. 3 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा अगर हमने सिग्नल की फ्रीक्वेंसी रखी तो सिग्नल का अटेन्यूएशन बढ़ता है. इसीलिए ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन के लिए सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज से कम ही होनी चाहिए. ओके, द नेक्स्ट, एक्सटेंशन ऑफ सर्विस एरिया. सर्विस एरिया बढ़ाना है, एक्सटेंशन करना है उसका. द मीडियम वेव ब्रॉडकास्ट सर्विस, देखो ये मीडियम वेव की फ्रीक्वेंसी रेंज है 535 किलो हर्ट्ज टू 1640 किलो हर्ट्ज. ये जनरली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए यूज करते हैं. यूज द ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन. ये जो मीडियम वेव का फ्रीक्वेंसी रेंज है 535 किलो हर्ट्ज टू 1640 किलो हर्ट्ज, ये ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन के लिए यूज करते हैं. इसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए भी यही फ्रीक्वेंसी रेंज यूज करते हैं. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए जो फ्रीक्वेंसी रेंज यूज करते हैं वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो रहता है एफएम उससे कम रहती है. एफएम की मेगाहर्ट्ज में रहती है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की एएम की किलोहर्ट्ज में रहती है. ये उसकी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी रहती है मीडियम वेव बैंड में. नेक्स्ट, सम ऑफ द ट्रांसमिटेड एनर्जी ट्रेवल्स अप. कुछ ट्रांसमिटेड एनर्जी क्या होती है, ट्रेवल होती है, दैट इज टुवर्ड्स द आयनोस्फीयर. अभी आयनोस्फीयर एक जो डिफरेंट लेयर है वो हम नेक्स्ट सेशन में हम देखने वाले हैं. इन द डे टाइम मोस्ट ऑफ दिस एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द आयनोस्फीयर लेयर. अभी आयनोस्फीयर का जो नेचर रहता है वो दिन में और रात में अलग अलग रहता है. तो आयनोस्फीयर क्या करता है, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह को ऍब्झॉर्ब करता है. ऍब्झॉर्ब कर मतलब त्याला शोषून घेतो. तो शोषून घेणं म्हणजे काय की ती वेव्ह शोषून घेतली म्हणजे ऑब्व्हियसली तिची स्ट्रेंथ कमी होणार. ओके, म्हणजे ती वीक होणार. बट ड्यूरिंग द नाइट आवर्स an appreciable part of this energy is returned back from the ionosphere to the ground. नाइट में क्या होता है, वो एब्जॉर्ब नहीं करती, वो रिफ्लेक्ट करती है उस वेव को. ड्यू टू दिस द सर्विस एरिया इज एक्सटेंडेड वेल बियॉन्ड द एरिया पॉसिबल टू ऑब्टेन ओनली ड्यू टू ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन. ठीक है, तो सर्विस एरिया हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं बियॉन्ड द एरिया पॉसिबल टू ऑब्टेन ओनली ड्यू टू ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन. अब ये जो डिफरेंट प्रोपेगेशन है, आयनोस्फेरिक, ट्रोपोस्फेरिक, ये हम हमारे नेक्स्ट इसमें देखने वाले हैं कि कौन से लेयर रहते हैं एटमॉस्फेयर के, और उस लेयर के हिसाब से फिर हमारी वेव कैसे रिटर्न आती है, एब्जॉर्ब होती है, उसको अटेन्यूएशन कैसे होता है, उसको उसकी हाइट क्या रहती है अर्थ सरफेस से, वो सब हम देखने वाले हैं. देन VLF प्रोपेगेशन यूजिंग ग्राउंड वेव, वेरी लो फ्रीक्वेंसी प्रोपेगेशन. The ground wave can be used for long distance communication if the operating frequency is low. ऑलरेडी हमने डिस्कस किया ये. ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो हम उसको ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन के लिए यूज करेंगे. टिपिकली लोअर देन 100 किलोहर्ट्ज. अब वेरी लो फ्रीक्वेंसी जो है वो टिपिकली 100 किलोहर्ट्ज से कम रहती है. द टाइप ऑफ प्रोपेगेशन टेक्स प्लेस ओवर द सी वाटर, मतलब समंदर के जो सरफेस है समंदर का, सी वाटर, वहाँ पे प्रोपेगेशन होता है. ये सी वाटर इज अ बेटर कंडक्टर देन द अर्थ सरफेस. सी वाटर क्या रहता है, अर्थ सरफेस से अच्छा कंडक्टर है, गुड कंडक्टर. देयरफॉर द पावर लॉस ड्यू टू एब्सॉर्प्शन इन द सरफेस इज वेरी लो. वो गुड कंडक्टर होने के कारण क्या होता है, उससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो इजीली रिफ्लेक्ट होती है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एब्सॉर्ब नहीं करता, क्योंकि कंडक्टर क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिफ्लेक्ट करता है, तो उससे लॉसेस कम होते हैं. तो सी सरफेस पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लॉसेस है वो कम रहते हैं एज कंपेयर टू द अर्थ सरफेस. द अटेन्यूएशन ड्यू टू एटमॉस्फेयर इज लो. पावर लॉस ड्यू टू एब्सॉर्प्शन in the surface is very low. Thus, in case the range of propagation is dependent mainly on the angle of tilt, the degree of tilt depends upon distance from the antenna in wavelength. Therefore, ground wave can travel longer distance at low operating frequency. The range in the VLF, very low frequency propagation, is right around the globe if sufficient power is transmitted. The strength of the low frequency signal
changes very gradually, so rapid fading does not occur. Fading अब ये कॉन्सेप्ट भी हम बाद में देखने वाले हैं. Thus the transmission at very low frequencies is very reliable means of communication over a long distance. तो ट्रांसमिशन ऑफ वेरी लो फ्रीक्वेंसी क्या है, रिलायबल है बाय मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस. अगर ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन से हमें लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना है तो जितनी फ्रीक्वेंसी कम रहेंगी उतना बेनिफिशियल रहता है. नेक्स्ट, एप्लीकेशंस ऑफ ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन फॉर एएम रेडियो ब्रॉडकास्ट इन मीडियम वेव रेंज. ऑलरेडी मैंने बोला आपको एएम रेडियो ब्रॉडकास्ट के लिए उसका यूज किया जाता है. देन द वीएलएफ ट्रांसमिशन इज यूज फॉर शिप कम्युनिकेशन. जो शिप रहते हैं समंदर में, उस शिप में कम्युनिकेशन करने के लिए उसका यूज किया जाता है. सच एज रेडियो नेविगेशन, मतलब कौन सी शिप, सपोज हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो नेविगेशन अगर करना है तो उस रेडियो नेविगेशन के लिए हम वेरी लो फ्रीक्वेंसी बैंड यूज करेंगे. एंड मरीन मोबाइल कम्युनिकेशन, समंदर में कुछ मोबाइल कम्युनिकेशन हमें यूज करना है समंदर में, तो मरीन मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए भी ये यूज किया जाता है. द वीएलएफ ट्रांसमिशन इज आल्सो यूज फॉर टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन. ओके, एडवांटेजेस ऑफ ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन. इफ ट्रांसमिटेड पावर इज लार्ज इनफ, अगर ट्रांसमिटेड सिग्नल की पावर ज्यादा है, then ground wave propagation can be used to communicate between only 2 points of the world. देखो वर्ल्ड के 2 पॉइंट अगर है एक दूसरे से ज्यादा डिस्टेंस पे, तो ट्रांसमिटेड पावर अगर हमने ज्यादा रखी तो ऑब्वियसली सिग्नल ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएगा. और जो वर्ल्ड के 2 डिफरेंट पॉइंट है उसका भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं. उन 2 पॉइंट में कम्युनिकेशन भी पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन. मतलब पावर सिग्नल की जितनी ज्यादा उतना सिग्नल ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा. The atmospheric condition do not affects the ground wave propagation too much. जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन रहती है वो ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन को ज्यादा अफेक्ट नहीं करती है. दीज आर द एडवांटेजेस. डिसएडवांटेजेस क्या है? लिमिटेड रेंज फॉर हायर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसीज. ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है सिग्नल की तो वो ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाता. एट लो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी वेरी टॉल एंटेना शुड बी यूज. दिस इज बिकॉज द एंटेना हाइट शुड बी एटलीस्ट λ/4. देखो लो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, हमें बड़ा एंटेना यूज करना पड़ता है क्योंकि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी लो है, कम है, मतलब उसकी वेवलेंथ ज्यादा है. वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण हमें बड़ा एंटेना यूज करना पड़ता है. देखो क्योंकि एंटेना की हाइट कम से कम कितनी होनी चाहिए, λ/4. तो ये लैम्बडा ज्यादा है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कम है. फ्रीक्वेंसी कम है मतलब ये लैम्बडा ज्यादा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और लैम्बडा मतलब वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन होता है. तो अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो लैम्बडा ज्यादा रहेगा, लैम्बडा ज्यादा रहेगा तो ये रेशियो ज्यादा रहेगा. और ये रेशियो मतलब क्या रहता है, एंटेना का हाइट. तो कम फ्रीक्वेंसी के लिए हमें एंटेना की हाइट ज्यादा लगती है, ये उसका डिसएडवांटेज है. तो हाई ट्रांसमिटिंग पावर इज नेसेसरी टू कवर एडेक्यूट रेंज. ओके, ट्रांसमिटेड पावर भी हमें क्या रखनी चाहिए, या लगती है, ज्यादा लगती है, ज्यादा डिस्टेंस कवर करने के लिए. द पावर इन एक्सेस ऑफ 1 मेगावाट इज कॉमन थिंग. 1 मेगावाट पावर ये कॉमन है और ये ज्यादा पावर है. ग्राउंड लॉसेस डिपेंड्स कंसिडरेबली ऑन सरफेस मटेरियल. सरफेस कौन से मटेरियल का है उससे डिपेंड करता है कि ग्राउंड लॉस कितना है. कुछ जगह पे बहुत सारे पेड़ होते हैं, ग्रास होता है, या कुछ जगह पे वाटर होता है, कुछ जगह पे खेती होती है, कुछ जगह पे सिटीज होते हैं, रोड्स होते हैं, कुछ जगह पे माइन होते हैं. तो कहाँ पे वो रिफ्लेक्ट हो रही है, कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, कहाँ से बाउंस बैक हो रही है, उससे उस पर उसके लॉसेस डिपेंड होते हैं. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन.